Jai Hind and welcome friends to this information-packed powerful session of research editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jani. Viewers, in our today's discussion, we are going to talk about an article which is actually published in today's Times of India, and it is titled The Himalayan Drama. The same article with the same subject is also published in the today's The Hindu, but we are only taking reference of one article here for our today's session. Common issues have been discussed in both the articles. That is the reason we have chosen the article from Times of India over the article of The Hindu. Both the articles are simple. No extra information is provided, no extra research is provided, but the unnamed writers have extensively discussed about the whole instability, the whole turmoil which is going into the Nepal's politics. So we will take it as a cornerstone of our session. यह पूरा का पूरा आज का जो हमारा उपाख्यान रहेगा वो हम लोग उसकी जो डिज़ाइन है वो थोड़ी भिन्न है. हम लोग निष्कर्ष, हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल और आप कह लीजिए रिसर्च एलिमेंट वो तरह से नहीं देखेंगे. हम लोग इसे मौलिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, तो उसके हिसाब से नेपाल की जो आंतरिक राजनीति है, वहाँ का जो आंतरिक राजकारण है वो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है. प्लस भारत और नेपाल का जो संबंध है वो वैदिक काल से है, या आप कह लीजिए पूर्व वैदिक काल से है, तो इसलिए भी थोड़ा महत्वपूर्ण है. एक और तथ्य है जो इस पूरे मुद्दे की महत्वता है उसको बढ़ाता है, और वो मुद्दा है कि भारत और नेपाल के बीच में जो सरहदें है वे सरहदें खुली है. दे आर ओपन फॉर सिटीजन्स ऑफ बोथ द कंट्रीज. ठीक है, ऐसा पूरे एशिया में कहीं नहीं है ऐसा नज़ारा. दोनों ही सोवरेन कंट्री की बॉर्डर्स जो है वे खुली है, ऐसा नज़ारा कहीं नहीं है. बहुत ही शांत है हमारी बॉर्डर है. तो इसी की वजह से भी नेपाल में जो गतिविधियां चल रही है आज के समय, जो राजनीतिक संकट वहाँ गहरा रहा है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी योग्य लगती है और हमें चर्चा करनी चाहिए. नेपाल फिर से जो है एक राजनीतिक संकट में जो है फिसल गया है, और यह एक नवजात लोकतंत्र है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए. नेपाल जो है वो एक नवजात लोकतंत्र है, वाइल इंडिया जो है वो एक मैच्योर लोकतंत्र है, जहाँ कई साल से यह जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो प्रस्थापित हो चुकी है. वहीं जो नेपाल है दूसरे छोर पर, वहाँ लोकतंत्र की स्थापना अभी अभी हाल ही में हुई है. और यह जो सरकार है जिसने डिसोल्व करने का आदेश दिया है, पीएम ओली की सरकार, वह सरकार सर्वप्रथम है जनरल इलेक्शन से बनी हुई, क्योंकि 2017 में वहाँ पहले सामान्य चुनाव हुए, और वही सामान्य चुनाव में जो आज के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, वे प्रधानमंत्री बने हैं. ठीक है, तो नेपाल की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो परिपक्व नहीं है, तो इसीलिए उसके ऊपर जो जोखिम जो है वो ज़्यादा बन जाता है. तो देखेंगे पूरा इश्यू, डिस्कस करेंगे एक्सटेंसिवली, जिसमें हम लोग सर्वप्रथम नेपाल की ब्रीफ टाइमलाइन देखेंगे. वैसे तो नेपाल की जो टाइमलाइन है वो बहुत ही एक्सटेंसिव है. इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम 15th सेंचुरी BC, मगर वहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. वी विल टेक ए ब्रीफ लुक ऑन द रिसेंट पास्ट ऑफ नेपाल, या आप कह लीजिए नेपाल से एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद जो पूरा मुद्दा है आज का समय, जो डिसोल्व हुआ वो क्यों हुआ, जो इस पूरे आज के इस अस्थिरता के जड़ में एक ऑर्डिनेंस है जो कि ओली के द्वारा लाया गया था, तो वो ऑर्डिनेंस क्या है उसकी भी बात करेंगे, और साथ में यह पूरा जो मसला है उसको समझने का प्रयास करेंगे. तो शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स बता दूं, रिलेटेड सब्जेक्ट्स. तो इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस रहेगा, और उसमें भी अगर हम फर्दर बाइफरकेट करें तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रहेगा. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेपाल जो है वो भारत से एकदम करीब का देश है, भारत से थोड़ा छोटा देश है, और अतीत में से यानी कि इतिहास में से भारत जो है वो नेपाल का एक बड़े भाई की भूमिका अदा करते आया है. मगर पिछले कुछ वर्षों में आंतरिक क्लेश के कारण, नेपाल के आंतरिक क्लेश के कारण और वहाँ सत्ता परिवर्तन के कारण, एक्चुअली नॉट सत्ता परिवर्तन बट पूरे तंत्र का परिवर्तन हुआ है. एक्चुअली नेपाल हैज ट्रांजिटेड फ्रॉम मोनार्किक स्टेट टू अ प्रेजेंट फेडरल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक स्टेट. ठीक है, तो इन प्रक्रियाओं के वजह से भारत और नेपाल के बीच का जो अंतर है वो थोड़ा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, जो हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है. प्लस
चाइना का हस्तक्षेप जो है वो भी बढ़ गया है पूरे नेपाल में, क्योंकि वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वहाँ के, जो आज के इस नायक है पूरे सेशन के, केपी शर्मा ओली, वे दरअसल चाइना तरफी है। उनका और उनके प्रशासन का झुकाव चाइना की तरफ है, भारत विरोधी है। तो ये अपने आप में एक जो है चुनौतीपूर्ण बात है। देखेंगे पूरा जो यह मुद्दा है वो क्या है। उससे पहले हम लोग यह तस्वीर देख ले आज के इस लेख की। जैसे मैंने आपको बताया कि नेपाल इन टर्मोइल शीर्षक से द हिंदू में भी यह लेख प्रदर्शित हुआ है, मगर दोनों में कॉमन सी बात की गई है, प्लस देयर इज अ लैक ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च इन इट, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन इन इट। तो उसकी वजह से हम लोग यह लेख के पूरे विषय वस्तु को हमारी इस चर्चा के दरमियान उसको मिला देंगे और आपको प्रेजेंट कर देंगे, मगर सिर्फ इस लेख का अध्ययन करना लाजमी नहीं लगता हमें। फिर भी हम लोग यह आधार को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर नेपाल की ब्रीफ हिस्ट्री की बात की जाए तो 2006 तक नेपाल एकमात्र ऐसा राज्य था जो कि पूरे विश्व में हिंदू राज्य हो। नेपाल ओनली हिंदू स्टेट, या आप कह लीजिए नेशन। जब हम इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करते हैं तो वहाँ स्टेट जो है वो राष्ट्र के सिनोनिम, राष्ट्र के आप कह लीजिए मीनिंग के तौर पर ही यूज होगा। तो यहाँ हमें राज्य नहीं समझना है। अगर स्टेट की बात आए तो हमें नेशन स्टेट ही समझना है। तो ये एक ध्यान में रखने वाली बात है। तो 2000 तक एकमात्र नेपाल एकमात्र विश्व का हिंदू राज्य था। फिर इन द ईयर 2008 it became full republic. It became full republic. फिर आगे in the year 2015 it adopted constitution. And became Federal Republic Democratic. देखिए, यह तंत्र का नाम है और पॉलिटी में यह तंत्र के नाम जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये एक इतने गहरे कॉन्सेप्ट है कि हमें इन सब एक एक नामों पर एक समर्पित लेक्चर चाहिए इसको न्याय देने के लिए, यह पूरे के पूरे कंसेप्ट्स को। मगर यहाँ हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे वरना विषयांतर हो जाएगा। ब्रीफली अगर मैं आपको बोलूँ तो फेडरेशन जो होता है या फेडरल होता है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट होता है, यानी कि संघ होता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद जो रिपब्लिक है यह गवर्नमेंट का एक प्रकार होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। और आखिरी में जो डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेसी है यह एक आइडियोलॉजी है। ये हमें याद रखना है, यह भेद है। रिपब्लिक है वह एक तंत्र का प्रकार है, सरकारी तंत्र का। डेमोक्रेसी जो है वो एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। और फेडरल जो है वो एक फेडरेशन ऑफ स्टेट है। इफ वी पुट इट डिफरेंट देन रिपब्लिक ऐसी सरकार का प्रकार है जो कि डेमोक्रेसी को बूस्ट करे। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि रिपब्लिकन जो प्रजासत्ताक जो है या प्रजातांत्रिक जो है वो एक सरकारी तंत्र का प्रकार है। वो ऐसा प्रकार है कि जो डेमोक्रेसी नामक लोकतंत्र नामक विचारधारा को प्रोत्साहित करता हो। ठीक है। तो हमें यही समझना है। जैसे मैंने बताया कि दे आर वेरी डीप कंसेप्ट्स, हमें एक समर्पित लेक्चर चाहिए और वो भी एक्सटेंसिव लेक्चर चाहिए। तो हम लोग यहाँ इसकी खुल के बात नहीं कर सकते, मगर इन शॉर्ट हमें समझना है तो इसी तरह हम लोग याद रख सकते हैं कि भाई जो रिपब्लिकन है वो एक सरकार का प्रकार है, सरकारी तंत्र का। डेमोक्रेसी जो है वो एक प्रकार की विचारधारा है। और सामने जो फेडरेशन है
वो एक राज्यों का संघ है, जो है अलग अलग भिन्न भिन्न राज्यों का। ठीक है, तो आज नेपाल यहाँ खड़ा है। और 2015 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो 2017 में उसके बाद प्रथम जनरल इलेक्शंस हुए। जनरल इलेक्शंस यानी कि प्रथम सामान्य चुनाव हुए, और उसी चुनाव में यह गठबंधन को आप कह लीजिए सीपीएन और यूएमएल के गठबंधन को बहुमति मिली और केपी शर्मा जो है वो प्रधानमंत्री बने। तो यह पहली सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके बाद की पहली सरकार है। तो हम लोग निसंदेह कर सकते हैं कि यहाँ की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो परिपक्व नहीं है। इट्स इमेच्योर, स्टिल इमेच्योर, इट्स एक्चुअली इन्फेंट। यहाँ की जो प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली, वो अपने इन्फेंट एरा से गुजर रही है, यानी कि 0 to 5 ईयर्स के एरा से। और नेक्स्ट जो शेड्यूल इलेक्शंस है, जनरल इलेक्शंस, वे 2022 में है, ये हमें याद रखना है, 2022। और आज जो यह मसला पूरा खड़ा हुआ वो इसीलिए खड़ा हुआ क्योंकि पीएम ओली ने और अपनी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री को सिफारिश की कि भाई आप लोग जो हाउस ऑफ लेजिस्लेशन है उसको डिसोल्व कर दे और फ्रेश इलेक्शंस जाहिर कर दे। और नेपाल के जो प्रेसिडेंट है वो तो वहाँ की प्रधानमंत्री के जेब में ही रहते हैं, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने फट से कह दिया विदाउट एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन। हालांकि जो थिंकर्स है, स्कॉलर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेलेक्चुअल्स है, इन लोगों का कहना है कि यह मूव जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक यह पूरा का पूरा कदम है जो कि पीएम ओली के सरकार के द्वारा उठाया गया और राष्ट्रपति के द्वारा उसको जो है बहाली दे दी गई। ठीक है, विरोध पक्ष का भी जो है पूरे नेपाल में आज विरोध हो रहा है, विरोध पक्षों के द्वारा भी। इनफैक्ट इंटरनल विरोध का भी सामना कर रहे हैं हमारे वर्तमान नेपाल के प्रधानमंत्री। उन लोगों के पक्ष में भी यहाँ जो ये प्रधानमंत्री है उसकी विचारधारा जो है अपने पक्ष में से भी प्रधानमंत्री के विरुद्ध आवाजें उठ रही है। देखते हैं आगे पूरा मसला जो है वो क्या है, जिसके ऊपर आज की हमारी चर्चा पूरी की पूरी आधारित है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम ओली जो है वे अपने स्वार्थ के लिए शासन तंत्र में कुछ फेरफार कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी जनों की नियुक्ति के लिए अच्छे अच्छे पदों पर। ठीक है, तो देखिए किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी हो या किसी भी डिसीजन मेकिंग बॉडी हो, उसमें एक कोरम, एक डिसिप्लिन होता है। कोरम, देखिए कोरम यानी कि कुछ नहीं है मगर मिनिमम नीडेड अटेंडेंस है, मिनिमम नीडेड अटेंडेंस, जो कि किसी भी बॉडी की प्रोसीडिंग्स को चालू रख सके। भारत के संदर्भ में भी है, हमें मालूम होना चाहिए, भारत के संदर्भ में यह कोरम जो है वो 1/10 है। कोई भी हाउस हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी बॉडी, उसके कुल संख्या के अगर 10% से जो हाजिरी कम है तो उसे वह जो प्रोसीडिंग्स है वो कैरी नहीं हो सकती, उसे बर्खास्त कर दिया जाता है या उसे पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है। मगर यहाँ नेपाल में भी यह रूल था कोरम का, और ऐसा भी एक नियम था कि जैसे मैंने बताया कि कोरम अगर ना हो जाए तो जो प्रोसीडिंग्स है उसे रोक देना चाहिए। यह नियम था जिसको हटाने के लिए पीएम ओली ऑर्डिनेंस लाए। यहाँ ऐसा नियम था, 2 नियम थे, उसमें से जो प्रथम नियम था वो हमने देखा कोरम वाला था, जिसमें कोरम के मुताबिक 5 सदस्यों की हाजिरी अनिवार्य है। यह पहला कंडीशन था। और दूसरा जो कंडीशन था वो था सामान्य मत से निर्णय। सामान्य मत यानी कि 5 में से अगर एक भी ना बोलता है तो वो निर्णय पसार नहीं हो सकता, वो निर्णय को बहाली नहीं मिल सकती।
ये पीएम ओली को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर कई आक्षेप भी लगे हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ एलिगेशंस कि यह जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नेपाल के, वे अपने निजी जनों की या आपके उनके नज़दीक के लोगों की अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्ति करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ वहाँ का विरोध पक्ष भी है और अपने ही पार्टी मेंबर्स भी है। ठीक है, तो अब उसको यह बैरियर बाधित ना करे, इसीलिए यह ओली प्रशासन के द्वारा यह अध्यादेश लाया गया, जारी भी कर दिया गया और उसको प्रेसिडेंट की बहाली भी मिल गई। ठीक है, तो अब उसके सामने यह बैरियर जो है यह खत्म हो गए हैं, मगर इसका विरोध जो है वो पूर्ण रूप से शुरू हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया, विरोध पक्ष तो करेगा ही, मगर आंतरिक विरोध भी अपनी ही पार्टी में जो है एक बड़ा आकार लेने लगा है। और इसीलिए इसी से डर के पीएम ओली और उसकी कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को सिफारिश की कि आप लोग लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसको डिसोल्व कर दे और फ्रेश इलेक्शंस जाहिर कर दे। तो दिस वाज द होल सिनेरियो। यह ऑर्डिनेंस का नाम अगर हमें जानना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल अमेंडमेंट। यह कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को अमेंड करने वाला, इस बॉडी को अमेंड करने वाला यह अध्यादेश है। इस बॉडी के प्रोसीजर को अमेंड करने वाला, इस बॉडी के प्रोसीजर को प्रभावित करने वाला यह अध्यादेश है, जो कि कई इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा असंवैधानिक है। यह संविधान के मूल्यों को जो है मूल्यों का उल्लंघन करता है, उसका हनन करता है। आगे देखेंगे इस ऑर्डिनेंस के बारे में थोड़ा डीप में। देखिए, अगर ये देखें हम तो यहाँ हमारे पास एक विकिपीडिया से आई हुई एक फोटोग्राफ है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेपाल यहाँ दर्शाई गई है, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत के जैसे ही यहाँ दो हाउसेज है, जैसे भारत में लोअर हाउस और अपर हाउस है। अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। ठीक वैसे ही यहाँ भी दो हाउस है। एक हाउस में रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और दूसरे हाउस में असेंबलीमैन बैठते हैं, 59 और 275। तो ये रहेगा वहाँ का लोकसभा और ये रहेगी वहाँ की राज्यसभा। ठीक है, कुल स्ट्रेंथ 334 की है और उसमें से 275 जो है वे रिप्रेजेंटेटिव्स है और 59 आर असेंबलीमैन। देखिए, यह पूरा का पूरा बाइफर्केशन है 275 मेंबर्स का। कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से मेंबर्स है वो देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एनसीपी सबसे बड़ा दल, जिसका 174 मेंबर्स है। उसके बाद ओपोजिशन के 101 है, जिसमें एनसी है, पीएसपीएन है और इंडिपेंडेंट 4 है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन और इस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक पीएम ओली जो है वे बहुमत से प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, ये एनसीपी ये आज सबसे बड़ा पक्ष है पूरे नेपाल में, क्योंकि यह एक प्रकार का गठबंधन है और यह गठबंधन पहली तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि सीपीएन प्लस यूनिफाइड मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, ये दो मुख्य पार्टी है जिसका गठबंधन हुआ और उसमें से आज जो एनसीपी है वो एक बड़े पक्ष के तौर पर शासन कर रहा है पूरे नेपाल में। और उसके प्रधानमंत्री है हमारे केपी शर्मा ओली, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो है फिगर है अपने आप में। तो ये बात हुई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। अब ये देखिए, यह असेंबली है जिसकी स्ट्रेंथ 59 की है, उसमें भी हमें एनसीपी की मेजोरिटी दिख रही है। देखते हैं आगे। देखिए, एक हमारे पास यहाँ फोटोग्राफ है जिसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके प्रतिस्पर्धी कम सहयोगी जो पुष्पा प्रचंडा है वे भी दृश्यमान है। और यहाँ नीचे लिखा है कि पीएम ओली इंट्रोड्यूसेस कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ऑर्डिनेंस आफ्टर फेलिंग टू मीट quorum फॉर कन्वीइंग मीटिंग। यस, पूर्व नियमों को ओली ने अस्वीकार किया
कुछ स्वार्थी हेतु के लिए या निजी हेतु के लिए, तो इसी के लिए यह नियमों को हटाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। देखिए, ये अध्यादेश है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट फंक्शंस ड्यूटीज एंड प्रोसीजर्स 2020। इट्स एन ऑर्डिनेंस। केपी शर्मा ओली हैज इंट्रोड्यूस्ड एन ऑर्डिनेंस to amend the Constitutional Council Act, which means its function, duties and procedures 2020, according to which a meeting of the council can be convened even if it falls short of quorum। 5 सदस्य है। इसका quorum क्या था कि पांचों के पांचों मौजूद रहना चाहिए। पांचों के पांचों, अगर 4 भी मौजूद रहे then the procedures cannot be proceeded, according to which a meeting of the council can be convened even if it falls to the quorum required to convene the meeting। तो उसको हटा दिया गया। The ordinance had been approved by President Bidya Devi Bhandari within an hour after it being sent by PM Oli, gives him the right to convene meeting decisions even in the presence of only 3 members। और जो सामान्य मत था वहां कर दिया गया बहुमत। नॉर्मल वोट कन्वर्टेड टू मेजोरिटी। तो ये 2 मुख्य फेरफार हुए जो पूर्ण रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, यह जो पीएम ओली है, जैसे मैंने आपको बताया कि वे जब से शासन में आए हैं तब से चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रहा है। यह महानुभाव का खुद का भी जो झुकाव है वो भी चाइना के बाजू जबरदस्त रूप से रहा है, जो अपने आप में भारत के लिए हानिकारक है। प्लस भारत और इंडिया के बीच में देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज वी कैन टॉक अबाउट। देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज विच मीन्स वी आर शेयरिंग हिस्टोरिकल कल्चरल पार्टनरशिप विथ Nepal। It has a very long history, plus we also has some type of disputes which include territorial dispute as a main। ठीक है, तो कई सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम लोग भारत और नेपाल के नेक्सस की, भारत और नेपाल के संबंध की बात कर सकते हैं। मगर यहाँ आज का जो नायक था वो था नेपाल में जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है, राजनीतिक अस्थिरता उसके ऊपर था। वो उत्पन्न कैसे हुए इसको हमने देखा। क्यों पीएम ओली को ऐसी कुछ ज़रूरत पड़ी कि वहाँ ऐसा कोई अध्यादेश लाकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूप से वहाँ का शासन तंत्र चलाए, उसकी भी बात की। वहाँ के लेजिस्लेटिव हाउसेज है उसको भी देखा। जैसे भारत में है 2, वैसे ही हमें नेपाल में भी दिखते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ कई सारी जो माहितियाँ हैं नेपाल के साथ जो हमें देखनी है उसका भी जिक्र किया नेपाल की एकदम ब्रीफ हिस्ट्री को देखते हुए। तो आज के इस उपाख्यान में हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगले एडिटोरियल के साथ, अगले रिसर्च के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मॉड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।